हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इस वीडियो में आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। इसके पहले की एक्सरसाइज हम पिछले वीडियोज में हल कर चुके हैं। अगर आपको उन्हें देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। आज इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं वज्र गुणन विधि। भाई समीकरण को हल करने की ना 3 बीजगणितीय विधियां होती हैं। प्रतिस्थापन जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, विलोपन पहले ही पढ़ चुके हैं, और भाई आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। भाई अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब भाई इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों है? भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स तिरछी गुणा करनी होती है हमको। तो भाई यह विधि होती ही ऐसी है कि यहाँ पर हम तिरछी गुणा करते हैं और भाई आंसर्स निकालते हैं। अब भाई देखिए कि हम इसे लगाते कैसे हैं। तो भाई मान लो कि हमारे पास कोई दो समीकरण इस प्रकार से हैं। भाई एकदम मानक रूप में मान के चलेंगे हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो भाई अगर हम प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे ना तो सबसे पहले वो पूछेगा कि क्या इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल प्राप्त होगा या नहीं। और अगर भाई अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो भाई इसका हल प्राप्त कीजिए वज्र गुणन विधि से। ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि क्या इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा, या भाई अनंत हल होंगे या इनका कोई हल नहीं होगा। ऐसा भाई हम एक्सरसाइज 3.2 में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो भाई यहां पर भी वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो भाई सबसे पहले आपसे पूछेगा कि क्या जो हमारा समीकरण युग्म है इसका अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा। तो भाई शुरुआत में आपको ना हमने वहां पर 3 बातें बताई थी। भाई पहला था अगर अद्वितीय हल होगा, अर्थात भाई एकमात्र हल। ठीक है। फिर भाई एक था कि अनंत हल होंगे। फिर भाई एक था कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो भाई 3 प्रकार के समीकरण होते हैं। अब अद्वितीय होने की भाई क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। नहीं, बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। तो अगर भाई a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो समझो भाई कि इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। कोई हल नहीं में क्या होता है कि भाई अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हो गए तो भाई आप c1 अपॉन c2 को चेक कर लो। अगर ये लोग बराबर नहीं हैं तो भाई समझ जाओ वहां पर कोई हल नहीं होगा। लेकिन भाई अगर तीनों ही प्राणी बराबर निकल आए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो भाई समझ जाओ उसका अनंत हल होंगे। तो भाई अनंत हल कब होते हैं? जब तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं। जब शुरुआत के दोनों अनुपात बराबर नहीं होते तो वह अद्वितीय हल होता है। अगर ये बराबर नहीं है तो हमें c1 c2 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हमें c1 c2 भी चेक करना होता है। तो अगर c1 c2 बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। अगर भाई c1 c2 भी बराबर है तो अनंत हल होंगे। तो भाई ये तीनों चीजें हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। जब भाई हमने ये पार्ट शुरू किया था तो आपको ये हमने पढ़ाया था। ठीक है। तो भाई पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका कोई हल है या नहीं है। फिर आपसे कहेगा कि अगर हल है तो इसका हल निकालो वज्र गुणन विधि से। ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर भाई हम चलेंगे वज्र गुणन विधि पर। तो भाई वज्र गुणन विधि हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले भाई क्या करना पड़ेगा कि हमें इस प्रकार से ना समीकरण लिखने पड़ेंगे।
अर्थात भाई ए बी और सी सब कुछ इधर होना चाहिए और भाई बराबर में 0 होने चाहिए। समीकरण एकदम अपने मानक रूप में लिखा हो। अगर मानक रूप में लिखा है तो भाई आप सबसे पहले x y और 1 इस प्रकार से लिख दो। ठीक है भाई। अब x के साथ में y के गुणांक लिखे जाते हैं। अब भाई y के गुणांक कौन कौन है? b1 है और b2 है, y के साथ में है। और भाई फिर अचर लिखे जाते हैं। अचर कौन कौन से हैं? c1 है, c2 है। अब y पे आ जाओ। c1 c2 पहले से लिखा हुआ है, y के साथ लिखे जाएंगे x के गुणांक। कौन कौन से हैं? a1 और a2। तो भाई यहां पर आप लिख लो a1 और a2। अब भाई 1 के साथ में क्या होगा? पुनः हम y के गुणांक लिखेंगे। अब भाई y का गुणांक क्या था? b1 और b2। तो भाई इस प्रकार से ना आपको ये एक तैयार करना पड़ेगा। पहले लिख लो x y और 1, फिर x के साथ में y के गुणांक b1 और b2 और दोनों अचर। फिर भाई y के साथ में x के गुणांक और अचर तो यहां पहले से लिखे हुए हैं, और 1 के साथ में फिर से y के गुणांक लिखने पड़ते हैं। फिर भाई इनका आंसर कैसे निकालते हैं देखिएगा ध्यान से। सूत्र होता है x अपॉन, भाई पहले इधर गुणा करेंगे फिर माइनस करके इधर गुणा कर देंगे। तो पहले यहां गुणा करो b1 c2 माइनस, फिर भाई यहां गुणा कर दो b2 c1 बराबर y। फिर भाई y में आ जाओ, पहले यहां गुणा और भाई माइनस करके यहां गुणा। तो भाई यहां गुणा क्या हो जाएगी? c1 a2 माइनस यहां हो जाएगा भाई c2 a1। फिर भाई बराबर 1 पे आ जाओ। ठीक है। अब भाई 1 के नीचे क्या लिखा जाएगा? भाई यहां पर भी वही तरीका, पहले यहां गुणा और माइनस करके यहां गुणा। तो भाई यहां हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र बन जाएगा वज्र गुणन विधि वाला। ठीक है। तो भाई ये सूत्र ना आपको रट्टा नहीं मारना है भाई, याद करने बैठोगे तो शायद इसको आप भूल जाओगे। तो भाई हमें इस प्रकार से हर बार बनाना पड़ेगा। और भाई यहां हम a1 a2 ना लिख के सीधे संख्याएं लिख दिया करेंगे, और भाई उसका ना इस प्रकार से हम रूपांतरण कर लेंगे बाद में, और भाई आंसर निकाल लेंगे। अब आंसर कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप x को ना इसके बराबर कर दोगे, आंसर निकल आएगा। फिर भाई y को इसके बराबर कर दोगे तो भाई y का आंसर निकल आएगा। ठीक है। तो भाई यहां पे समझ में आया था x में क्या लिखना है? y के गुणांक और अचर। फिर y में अचर पहले से लिखे हैं तो x के गुणांक लिख दिए। फिर 1 में यहां लिखा है x का गुणांक तो यहां लिख दिए y के गुणांक। और फिर भाई तिरछी गुणा करते हैं, पहले ऐसे गुणा फिर माइनस लगा के ऐसे गुणा। अब यहां हम तिरछी गुणा करते हैं, इसीलिए भाई इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछी गुणा, वज्र गुणन। ठीक है भाई। तो यहां तक भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे, और भाई अब आपको हम एक सवाल लगा के दिखाएंगे कि वज्र गुणन विधि से हम भाई कोई सवाल कैसे हल करते हैं। अब भाई मान लीजिए हमने यहां पर कोई एक समीकरण युग्म लिखा हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। भाई दूसरा है 7x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो भाई सबसे पहला काम क्या करोगे आप? भाई जो समीकरण है वो बराबर 0 में होने चाहिए। अगर कोई संख्या उधर लिखी है तो पहले उसको इधर ले आओ और भाई बराबर 0 करके लिख लो। ठीक है। तो यहां भाई हमने समीकरण बराबर 0 करके ही लिखे हुए हैं। ठीक। अब भाई क्या करना होता है? जो x के साथ में है वो a1 a2 होते हैं, जो y के साथ में है वो b1 b2 होते हैं, और भाई जो अचर हैं वो c1 c2 होते हैं। ठीक है। तो यहां हम केवल आपको बताने वाले हैं कि वज्र गुणन विधि कैसे लगती है। ठीक। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले x, यहां y लिख लो और भाई यहां 1 लिख लो। अब x के साथ में हम लिखते हैं y वाले गुणांक, चिन्ह सहित लिखोगे -4 -3। फिर भाई अचर लिख दो -1 और -15। y के साथ में लिखते हैं x के गुणांक, यहां हो जाएगा 3 और 7। और भाई 1 के साथ में क्या लिखते हैं? ये वाला इधर दोबारा लिख दो -4 -3।
हो गया, सब कुछ लिख गया भाई। अब क्या करना है, लगा लो वज्र गुणन। तो भाई यहां लिखोगे x अपॉन, अभी क्या होता है, पहले इधर गुणा करनी होती है, फिर भाई माइनस लगा के हमें इधर गुणा करनी होती है। तो पहले यहां गुणा करो, माइनस के 4 और माइनस के 15, भाई गुणा कितनी हो जाएगी, प्लस की 60, माइनस लगा लो, फिर -3 और -1 की गुणा, प्लस की 3 बराबर y पे आ जाओ भाई, पहले इधर गुणा और बाद में इधर गुणा, ध्यान देना है, -1 और 7 की गुणा, तो भाई हो जाएगी -7, फिर माइनस लगा लो, -15 और 3 की गुणा हो जाएगी -45, तो भाई दोबारा माइनस आ गया तो ब्रैकेट यूज कर लो, 1 बटा, पहले इधर गुणा तो 3 तियां -9, तो भाई यहां हो जाएगा -9 और माइनस लगा लो, फिर भाई इधर गुणा, सचौक -28, इस प्रकार से हो गया भाई। अब क्या करते हैं, एक एक को एक साथ करके हल कर लो। तो पहले भाई x और इसको हल कर लो, तो यहां आ जाएगा x बटे यहां आ जाएगा 57 बराबर, अब यहां क्या आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -9 और प्लस 28, ठीक। तो भाई 28 से 9 जाएंगे तो बचेंगे 19, ठीक है। अब भाई यहां तिरछी गुणा कर लो, तो हो जाएगा 19x बराबर 57, भाई 19 यहां और 57 यहां, तो आ जाएगा हमारा 19x बराबर 57, सो x बराबर 57 बटे 19, और भाई काटोगे तो x का मान आ गया 3। अब यहां y को हल कर लो, तो भाई y में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस के 7 हैं और प्लस के हैं 45, और ये वाली संख्या तो जैसी यहां पर थी वैसी वहां पर रहेगी, सेम भाई लिखोगे, -9 और प्लस 28, जरा यहां पे करो भाई, 45 से 7 घटा लो तो 38 बचेंगे, और यहां बचेगा 1/19, सो y बराबर क्या हो जाएगा, 38/19, भाई काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2। भाई देखा, एकदम आराम से सवाल लग गया, और भाई हमें ना तो x बराबर करनी पड़ी, ना किसी का मान रखना पड़ा। तो भाई वज्र गुणन विधि में ना तो हमें किसी का मान रखना पड़ता है, और भाई ना ही हमें x बराबर करनी पड़ती है, ना ही हमें y बराबर करनी पड़ती है। लेकिन भाई बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला कैसे बनाया जाता है। तो पहले x, y और 1 लिखना है, फिर भाई x के साथ में y के गुणांक और यहाँ पे अचर जैसे लिखे हों चिन्ह सहित लिखने हैं, फिर y के साथ में अचर तो पहले लिखे हैं, तो x के गुणांक लिख दो चिन्ह सहित, फिर 1 के साथ में ये देखो x के गुणांक हैं और ये y के गुणांक दोबारा, एक बार यहां भी लिखे थे, एक बार यहां भी लिखेंगे। फिर x में आ जाओ, पहले ऐसे गुणा करो, लिख दो, फिर बीच में माइनस का निशान लगाओ, ऐसे गुणा करो। सेम y में पहले ऐसे गुणा, माइनस का निशान लगाओ, फिर ऐसे गुणा करो। फिर भाई 1 के नीचे पहले ऐसे गुणा, माइनस लगाओ, फिर ऐसे गुणा करो। फिर भाई यहां मान रख लो, फिर x वाली संख्या को इसके साथ बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर y वाली संख्या को इसके साथ बराबर कर लो, तो भाई y का आंसर आ जाएगा। तो इस विधि को बोलते हैं हम वज्र गुणन विधि। अब भाई आ जाओ सीधा प्रश्नावली 3.5 पर। पहला सवाल पढ़ेंगे, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है हमको। तो भाई हमारे पास यहाँ कुल मिलाकर 4 खंड लिखे हुए हैं। भाई उसमें करना क्या है हमें कि सबसे पहले चेक करना है कि इसके अद्वितीय हल होंगे, या भाई कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहली बात तो ये चेक करनी है। और भाई जिसका अद्वितीय हल निकल आएगा उसे हमें हल करना है वज्र गुणन विधि से, ठीक है। तो भाई अभी चेक कर लो। तो भाई चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं तुलना। तो यहां लिखेंगे समीकरण की तुलना। भाई कैसे करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस
b2y प्लस c2 बराबर 0। भाई इन दोनों से ना हम तुलना कर लेंगे। तो भाई तुलना करो, यहाँ पे a1 का मान 1 है, तो भाई b1 का मान है -3 और भाई c1 का मान है -3। इसी प्रकार a2 क्या है, a2 है 3, b2 है -9 और भाई c2 क्या है, c2 है -2। तो भाई तुलना कर ली हमने सबसे पहले। अभी क्या करना है, मान निकालना है a1 अपॉन a2 का सबसे पहले। तो भाई आ जाएगा 1/3 आ गया। फिर भाई निकालो b1 अपॉन b2 को, आ जाएगा -3 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल, भाई 3 से काटोगे तो आ जाएगा 1/3। अब ध्यान दो, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर हो गए हैं, तो भाई हमें c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। निकाल लो, यहाँ आ गया -3, यहाँ आ गया -2, कैंसिल कर दो तो भाई आ जाएगा 3/2। अब देखो ये वाला और ये वाला तो बराबर है, लेकिन भाई c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। सो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। और भाई जब ये वाली कंडीशन होती है तो इसका मतलब होता है कि रेखाएं समांतर हैं और कोई हल नहीं होगा। अर्थात भाई जो हमारे पास दोनों समीकरण हैं इनका कोई हल नहीं होगा। और भाई जब कोई हल ही नहीं होगा तो इन्हें हम हल क्यों करेंगे, ठीक है। तो भाई आप यहां तक लगा के इसको छोड़ दोगे, लास्ट में आपको लिखना होगा कि भाई दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। अब भाई आ जाओ आप दूसरे वाले खंड पर। लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ है 3x प्लस 2y बराबर 8। तो भाई सबसे पहले ना 5 और 8 को ना आप इधर ले लो, तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। और भाई ये वाला बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अभी ना इनकी तुलना करनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखोगे समीकरण की तुलना। भाई किससे करते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। भाई यहाँ तुलना करोगे। अब भाई यहाँ तुलना कराओ जरा, तो a1 का मान आ जाएगा 2, तो a2 का मान आ जाएगा 3, ठीक। वहाँ पे आ जाओ, b1 का मान 1 है और भाई b2 का मान है 2। फिर भाई वहाँ पर c1 का मान है -5 और c2 का मान है -8। मान निकाल के देख लो, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2/3 और भाई यहाँ पर b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 1/2। दोनों बराबर हैं, नहीं है, इसका मान 2/3 है, इसका मान 1/2 है। तो यहाँ लिखोगे कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। और अगर ऐसा है तो इसका ना अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। तो भाई यहाँ पर क्या है कि समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे, और अगर भाई अद्वितीय हल होंगे तो हमें इसे हल करना पड़ेगा, और हल करेंगे हम वज्र गुणन विधि से। कैसे हल करते हैं, बहुत ध्यान देना है। सो भाई यहाँ लिख लो x, यहाँ पे लिख लो y और भाई यहाँ पे लिख लो 1, ठीक। अब x के साथ में क्या होता है, y के गुणांक लिखे जाते हैं। यहाँ है 1, यहाँ है 2, तो यहाँ लिख लो 1 और 2। फिर भाई अचर लिखे जाते हैं, -5 -8, सब कुछ हमें चिन्ह सहित लिखना है। फिर y के साथ में x के गुणांक लिखे जाते हैं 2 3, फिर 1 के साथ में जो यहाँ लिखा है वही वहाँ दोबारा रिपीट कर दो, 1 और 2 हो गया। तो भाई अगर इस प्रकार से आप लिख लोगे तो भाई आगे का सवाल आपसे हो जाएगा। सो यहाँ x बटे क्या होगा, पहले ये वाली गुणा, फिर माइनस लगा के ये वाली गुणा। तो भाई यहाँ गुणा करो कितना आ जाएगा, -8, फिर एक माइनस लगा लो, यहाँ गुणा करोगे तो आ जाएगा -10 बराबर y पे आ जाओ। पहले यहाँ गुणा फिर यहाँ गुणा, -5 और 3 -15, फिर एक माइनस लगा लो, -8 और 2
माइनस के 16 बराबर 1 आ जाओ। यहाँ पे भाई आ जाओ, पहले ऐसे गुड़ा, 2 दूना 4, फिर माइनस लगा लो, फिर यहाँ गुड़ा, 3 एकम 3 हो गया। अब सबसे पहले क्या करो भाई, x और इसको ना पास पास कर लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -8 + 10 बराबर, यहाँ भाई आ जाएगा 1/1। सो x/2 बचेगा यहाँ पे बराबर 1। सो x बराबर आ जाएगा 2। क्लियर। यहाँ से यहाँ पे आ जाओ भाई, y में क्या बचेगा, -15 और यहाँ प्लस के 16 और बराबर में तो 1 आएगा। अगर 1 यहाँ आया था तो 1 यहाँ पर भी आएगा। घटाओगे तो y के बटे में 1 आएगा। भाई तिरछी गुणा कर दोगे तो y का मान भी 1 आ जाएगा। तो भाई देखा आपने, x का मान 2 आ गया और y का मान आ गया 1। तो भाई वज्र जो होती है ना, वज्र गुणन विधि, ये भाई सबसे छोटी विधि है और यहाँ पर आपको ना किसी का भी मान नहीं रखना पड़ता। x और y के मान एक साथ निकल आते हैं। ठीक है भाई। अब भाई आ जाओ आप तीसरे वाले खंड पर। लिखा हुआ है कि 3x - 5y बराबर 20, फिर यहाँ है 6x - 10y बराबर 40। तो भाई 20 और 40 को सबसे पहले आप इधर ले आओ। तो भाई बन जाएगा हमारा 3x - 5y - 20 = 0 और यहाँ बन जाएगा 6x - 10y - 40 बराबर 0। अब तुलना करो। तो भाई यहाँ फिर से लिखोगे वही लाइन, समीकरण की तुलना। भाई लिखे गए a1x + b1y + c1 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो भाई ये वाली लाइन आपको सब में लिखनी पड़ेगी। तुलना कैसे करेंगे, अब जो x के साथ में होते हैं वो a1 a2 होते हैं, तो a1 का मान 3 और भाई a2 का मान 6। जो y के साथ में है वो b1 b2 होते हैं, लेकिन भाई चिन्ह सहित लिखना पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा -10। और भाई जो अचर होते हैं वो c1 c2 होते हैं, बस हमें चिन्ह सहित लिखना पड़ता है सब कुछ। मान निकल आए। अब क्या करना है, अभी निकालना है a1/a2 का मान। तो भाई हो जाएगा 3/6, काटोगे तो आ जाएगा 1/2। ध्यान दीजिएगा, a1/a2 का मान आ गया 1/2। फिर भाई निकालो b1/b2 का मान। तो -5 बटे -10, माइनस माइनस तो काट दो, 5 दूना 10। तो भाई यहाँ पर भी आ गया 1/2। तो भाई अब हमें c1 c2 भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये दोनों तो बराबर हो गए। तो यहाँ आ जाएगा -20 बटे -40, यहाँ पर भी माइनस माइनस काट दो। तो भाई यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। अब भाई देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर हो गए हैं। सो यहाँ लिखना पड़ेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों ही बराबर होते हैं तो यहाँ आप लिख दोगे कि भाई अनंत हल होंगे, या भाई किताब में भाषा लिखी हुई है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसे आप कह सकते हो कि अनंत हल होंगे। और अगर भाई अनंत हल हैं तब भी हमें समीकरण हल नहीं करने हैं, तो आप भाई समीकरण यहीं से छोड़ दोगे। तो पहले आपने चेक किया और भाई जैसे ही आ गया कि अनंत हल हैं तो भाई समझो सवाल यहीं से हो गया। ठीक है भाई, तो तीसरा खंड हो गया। अब चलते हैं सीधा चौथे वाले खंड पर। अब भाई आ जाओ चौथे वाले खंड पे। क्या लिखा हुआ है, x - 3y - 7 बराबर 0 और भाई इधर है 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो भाई सबसे पहले तुलना करनी पड़ेगी। तो यहां लिखोगे कि समीकरण की तुलना, और भाई किससे करोगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0 और भाई यहाँ a2x + b2y + c2 बराबर 0। आगे भाई लिख देना से करने पर। ये भाई लाइन आपको सब में लिखनी है। ठीक है, तो भाई हूबहू लाइन आप भाई सब में उतार दिया करो। अब मान निकाल लो, a1 का मान है 1 तो a2 का मान होगा 3।
उसी प्रकार b1 का मान है -3 और भाई b2 का मान है -3। फिर भाई c1 का मान है -7 और c2 का मान है -15। अब भाई यहाँ निकाल के चेक कर लो। सबसे पहले आप निकालो a1/a2 तो आ जाएगा 1/3। फिर भाई निकाल लो b1/b2 -3/-3 भाई कैंसिल हो जाएगा। तो भाई b1/b2 का मान आ जाएगा 1। अब a1/a2 और b1/b2 बराबर तो है नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो आप भाई c1/c2 मत निकालिए, सीधा ही यहाँ लिख दो कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाई अद्वितीय हल होगा, अर्थात इन दोनों समीकरणों के हमें अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। और भाई अगर अद्वितीय हल है तो इसे हमें हल भी करना पड़ेगा। और हल कैसे करेंगे, हल करेंगे हम वज्र गुणन विधि से। भाई लिख लो x y और 1। तो भाई ये वाला पैटर्न केवल आपको निकालना सीखना होगा। अब x के साथ में हम क्या लिखेंगे, y वाले गुणांक -3 फिर अचर लिख लो -7 -15। फिर y के साथ में x के गुणांक यहाँ 1 और यहाँ 3। फिर यहाँ क्या लिखना है, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ उतार दो, तो -3 और यहाँ -3। अब आ जाओ x अपॉन, पहले ये गुणा फिर ये गुणा, तो -3 और -15 प्लस के 45, बीच में हमेशा माइनस लगाया करो, -3 और -7 प्लस के 21 बराबर y अपॉन, पहले यहाँ गुणा 7 तियां -21 माइनस लगा लो, -15 और 1 की गुणा -15 बराबर 1। इधर आ जाओ, यहाँ का गुणा हो जाएगी -3 और इधर हो जाएगी माइनस लगाकर -9। तो भाई बीच में तो आपको हमेशा माइनस लगाना है। अब भाई इसको और इसको पहले ले लो, तो यहाँ हो जाएगा x/45 में से 21 जाएंगे तो 24 बचेगा बराबर, यहाँ पे 1/-3 और भाई प्लस के 9 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, सो x/24 इक्वल टू भाई यहाँ बचेगा 1/6, घटाओगे तो सो x बराबर आ जाएगा 24/6। भाई काटोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4, x का मान 4 आ गया। अब आप y और इसको हल कर लो, सो भाई y बटे यहाँ है -21 और यहाँ है +15, यहाँ पर तो यही वाला आएगा, तो -3 + 9। अब भाई -21 है प्लस के 15 है, घटाओगे तो -6 बचेंगे और इधर 1/6, 6 कैंसिल, तो भाई y का मान आ जाएगा -1। सो भाई x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया -1। तो भाई क्या करना होगा, प्रश्न नंबर 1 तो खत्म हो गया। भाई हमें यहाँ पर 4 खंड दिए थे, सबसे पहले हम तुलना कर रहे थे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो भाई उससे आपको मालूम करना होता है कि अद्वितीय हल है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल है तो आपको लगानी है वज्र गुणन विधि, और अगर उसके अलावा कुछ है तो भाई आपको सवाल यहीं पर छोड़ देना है। अब भाई आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 2 पे। अब यहाँ पर 2 खंड हैं, कह रहा है कि भाई पहले खंड में a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब भाई हमारे पास पहला खंड है, हमें यहाँ निकालने हैं a और b के मान, और भाई कह रहा है हमें कि इन दोनों समीकरणों के अनंत रूप से अपरिमित हल होंगे। अर्थात भाई यहाँ अनंत हल वाली सिचुएशन है और हमें यहाँ a और b के ना मान निकालने हैं। तो भाई यहाँ देख लो कि समीकरण में a और b आ गया है, और भाई 7 उधर लिखे हैं, ये वाली संख्या भी उधर लिखी हुई है, तो सबसे पहले भाई इनको इधर ले लो। सो यहाँ हो जाएगा 2x + 3y -7 बराबर 0, और भाई इसको दोबारा लिख लो a - b
इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। अब भाई इस पूरी संख्या को आप इधर ले आओ, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, -3a माइनस बी और भाई +2 बराबर 0। ठीक है, अब भाई इनकी हमें करनी है तुलना, तो यहां लिखनी पड़ेगी वही वाली लाइन, समीकरण की तुलना कैसे करनी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और भाई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो भाई सबसे पहले हम यहां तुलना कर लेंगे। अब भाई a1 का मान क्या है, a1 का मान है 2 और भाई a2 का मान क्या है यहाँ पे a माइनस बी, सेम आ जाओ यहाँ पे, b1 का मान है 3 और भाई b2 का मान है हमारे पास a प्लस बी। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, c1 का मान है हमारे पास -7 और c2 का मान क्या है, x और y को छोड़कर जो भी अचर लिखे होते हैं वह सब c के मान होते हैं। तो भाई ये पूरा c2 का मान है -3a माइनस बी और +2, तीनों के मान पता चल गए। अगर भाई किसी समीकरणों के अनंत हल हैं तो यहां लिखोगे अनंत हल होने के लिए भाई सिचुएशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये भाई सिचुएशन होती है। अब हमें यहां पर केवल मान रखने हैं, भाई मान रख लो। सो यहां हो जाएगा 2/a माइनस बी बराबर b1 का मान है 3/a प्लस बी बराबर, वहां पर भाई हो जाएगा -7/-3a माइनस बी +2। अब भाई हमें ये वाली सिचुएशन पता चल गई है। अब हमें इनको हल करके यहां से a और b के ना मान निकालने हैं। अब भाई हमें यहां करना क्या है कि पहले हम इसको और इसको बराबर कर लेंगे, या भाई आप चाहो तो इसको और इसको बराबर कर लो और यहां से एक समीकरण बन जाएगा। फिर भाई इसको और इसको बराबर कर लो, फिर भाई एक समीकरण यहां से बन जाएगा। फिर भाई हमें दोनों समीकरण हल करने पड़ेंगे और वहां से हम निकाल पाएंगे a और b के मान। अर्थात भाई हमें यहाँ 3 अनुपात हैं, कोई हम 2-2 अनुपात को बराबर कर लेंगे और वहां से निकालेंगे हम a और b के मान। तो भाई क्या करेंगे, इन दोनों को लिखा छोड़ रहे हैं और भाई ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब भाई सबसे पहले आप इसको और इसको बराबर कर लो। सो यहां होगा 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी। भाई यहां तिरछी गुणा कर लो। सो यहां आ जाएगा 2a प्लस 2b, यहां आ जाएगा 3a माइनस 3b। भाई सब कुछ एक तरफ ले लो तो आ जाएगा 2a माइनस 3a, यहां 2b और प्लस 3b बराबर 0। भाई यहां पर कर लो तो आ जाएगा -a प्लस 5b इक्वल टू 0। और भाई इसको आप डाल लो समीकरण 1। फिर भाई क्या करना है कि आप पहले और तीसरे वाले को बराबर कर लो। भाई लिख लो यहाँ 2/a माइनस बी इक्वल टू -7 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -3a माइनस बी और +2। अब भाई यहां आप तिरछी गुणा कर लो तो यहां क्या हो जाएगा -6a, यहां गुणा होगी -2b + 4 इक्वल टू, फिर यहां गुणा करो -7a और +7b, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सब कुछ आप एक तरफ ले लो, -6a + 7a हो जाएगा, -2b -7b और भाई +4 यहां पहले से लिखे हुए हैं। भाई थोड़ा यहां पे सही कर लो तो आ जाएगा यहां पे a, यहां पे आ जाएगा -9b और यहां +4 इक्वल टू 0। और भाई इसे आप समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब भाई है क्या कि हमारे पास ना यहाँ 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं, दोनों को हमें हल करना है, यहां से a और b के मान निकालने हैं। अब भाई यहां पर लिखा तो था नहीं कि हमें वज्र गुणन से ही हल करना है, लेकिन भाई चूंकि प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं वज्र गुणन वाली,
तो यहां पर हम वज्र गुणन का ही प्रयोग करेंगे। अब भाई लगा लो वज्र गुणन। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां लिखोगे a, यहां b और यहां 1। जैसे x y और 1 लिखते थे, तो भाई यहां समीकरण a और b में है, तो और लिख दिया a b और 1। अब भाई a के साथ में b वाले आएंगे, तो यहां है +5, यहां है -9, तो यहां हो जाएगा 5 और यहां आ जाएगा -9। फिर भाई अचर, यहां पर तो कोई अचर नहीं है तो 0, और यहां है +4, तो यहां 0 और भाई यहां +4। फिर भाई b के साथ में आते हैं a के गुणांक, यहां है -1 और यहां है +1, सो -1 और भाई +1, और भाई ये वाला यहां दोबारा रिपीट होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब भाई हल कर लो। क्या लिखोगे, a अपॉन, पहले ये गुणा तो क्या हो जाएगा 5 चक्कू 20, फिर माइनस, फिर भाई ये गुणा, अब ये गुणा तो 0 हो जाएगी, तो भाई कोई मतलब नहीं लिखने का, बराबर b। भाई पहले ये गुणा, ये तो 0 हो जाएगी, तो 0 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लो, फिर ये वाली गुणा, 4 एकम -4, बराबर, वहां पे आ जाओ भाई, यहां क्या हो जाएगा, पहले 9 एकम 9, फिर भाई माइनस लगा लो, और यहां क्या हो जाएगा 5 एकम 5। आ जाओ भाई, यहां हो जाएगा a अपॉन 20, फिर भाई इसको यहां पे लिख लो पहले, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4, सो a बराबर आ जाएगा 20/4। भाई काट दोगे तो a का मान आ जाएगा 5। क्लियर हो गया। यहां पे आ जाओ भाई, b अपॉन माइनस +4, और भाई यहां भी है 1/4, 4 कैंसिल हो गया, b का मान आ गया 1। तो भाई इस प्रकार से हमने a और b के मान यहां निकाल दिए हैं। ठीक है, तो भाई पहले हमने बनाए समीकरण, और उसके बाद वहां लगा दी हमने वज्र गुणन विधि, और भाई हमें वहां से a और b के मान प्राप्त हो गए हैं। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 2 के ना दूसरे वाले खंड पर। कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे। तो भाई हमें यहां पर करना क्या है, k का मान निकालना है, और हमें कंडीशन पता है कि भाई इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कंडीशन है। भाई पिछले सवाल में था कि अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, वो कंडीशन थी। यहां पर कंडीशन है कि कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ना एकदम मानक रूप में लिख लो, 3x + y - 1 बराबर 0, और भाई नंबर 1 डाल दो इसको, और यहां पे आ जाओ 2k - 1 x + k - 1 y, और भाई इस संख्या को ना आप इधर ले आओ, इस प्रकार से आएगी 2k + 1 और बराबर 0, और भाई समीकरण नंबर 2 डाल दो इसे। अभी हमें यहां तुलना करनी पड़ेगी भाई, तो तुलना करोगे, लिखोगे यहां पे समीकरण की तुलना। अब भाई तुलना काहे से करते हो, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर अब भाई यहां तुलना कर लो, तो a1 का मान क्या आ जाएगा, a1 है 3, और भाई a2 क्या हो जाएगा, a2 है हमारा 2k - 1। यहां पे आ जाओ भाई, b1 है यहां पे 1, और भाई b2 क्या हो जाएगा, b2 ये वाला होगा k - 1। जो भी x के भाई साथ में लिखा होता है वो आप भाई गुणांक पूरा पूरा लिख दो। अगर आगे चिन्ह माइनस का है तो आप चिन्ह भी लगा दो, अगर भाई प्लस का है तो कोई बात नहीं। सेम यहां पे c1 है यहां पर -1, और भाई c2 क्या है, देखो यहां पे आगे चिन्ह लगा है माइनस का, तो भाई माइनस सहित लिखने वाले हैं 2k + 1। क्लियर। यहां पर कह रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो भाई जब कोई हल नहीं होता है तो नियम होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और भाई ये वाला प्राणी बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात ये दोनों बराबर हो और भाई ये वाला बराबर ना हो,
तो भाई समीकरण क्या होता है, उनका कोई हल नहीं होगा। अर्थात हमें केवल यहां से सवाल लगाना है, C1 और C2 से यहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई यहां बराबर का निशान तो लगा नहीं है। यहां पे आ जाओ, 3/2k-1 बराबर, अब भाई b1 का मान 1 है और b2 का मान है k-1। यहां पे भाई क्या होगा, तिरछी गुणा हो जाएगी, तो यहां होगा 3k-3, इधर हम लिखेंगे भाई, ठीक है। यहां आ जाएगा 3k-3 बराबर, भाई यहां गुणा करोगे तो 1 से गुणा होगी, तो भाई 1 से गुणा का मतलब है आप संख्याओं को बस उतार दो, ठीक। अब भाई k वाली संख्या एक तरफ ले आओ, इस प्रकार से -1 + 3, भाई यहां घटा लो तो k का मान आ जाएगा 2, ठीक। तो अगर भाई k का मान 2 होगा तो जो ये हमारे समीकरण युग्म थे इनका कोई हल नहीं होगा। तो भाई यहां कह रहा था कि हमारे पास कोई हल नहीं है, तो आप k का मान निकालो, तो भाई k का मान आ गया हमारा 2। अब भाई चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 3 पर। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो भाई अभी है क्या कि हमारे पास यहाँ दो समीकरण लिखे हुए हैं, भाई हमें एक तरफ लगानी है वज्र गुणन और भाई एक तरफ लगानी है प्रतिस्थापन। फिर भाई आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी आपको। तो भाई ये तो आप ही बताइएगा कि आपको ज्यादा अच्छी कौन सी विधि लगी। भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ही विधियां बारी बारी से अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, अगर आपको लगानी है वज्र गुणन, ठीक है, तो क्या करोगे आप, पहले भाई समीकरणों को ना मानक रूप में लिख लो। 8x + 5y - 9 = 0 और यहाँ 3x + 2y - 4 = 0। अभी यहां हम पहले अप्लाई करेंगे वज्र गुणन। कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 1, ठीक। अब भाई x के साथ में y के गुणांक 5 और 2, फिर यहाँ लिख लो अचर, फिर y के साथ में x वाले गुणांक और भाई ये चीज यहाँ दोबारा इस प्रकार से। अब आ जाओ x के बटे में क्या लिखोगे, पहले ये बाद में ये, 5 चक्कू -20, फिर माइनस लगा लो, 9 दूनी -18 बराबर y पे आ जाओ, पहले ये -27 फिर माइनस लगा दो, फिर ये दोबारा से माइनस है तो भाई ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है भाई। अगर लगे लगे माइनस आ रहे हैं तो आप क्या करोगे भाई, पहली बार में ब्रैकेट लगा लो। यहाँ 8 दूनी 16 और यहाँ 5 तियां 15। तो पहले x और भाई ये वाला बराबर कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x में क्या आ जाएगा -20 और +18, भाई यहाँ घटाओगे तो 1 आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख दो। सो x अपान क्या आ गया -2 = 1 और भाई x का मान आ जाएगा -2। क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ आ जाओ भाई, y अपान माइनस के 27 हैं और भाई प्लस के हैं 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 1 यहाँ भी आएगा, अगर 1 यहाँ है तो 1 यहाँ पर भी होगा, तो y अपान 5 = 1, तो भाई y का मान क्या आ गया 5। तो भाई देखा, अगर आपको वज्र गुणन आती है तो भाई सबसे छोटी विधि यही है भाई, ये एक ही बार में आपको x और y के मान दे देती है और भाई हमें यहाँ पर कोई मान नहीं रखना पड़ता। तो भाई ये तो हो गई हमारी वज्र गुणन। अब भाई यहां पर लगाएंगे हम प्रतिस्थापन विधि। तो भाई दोनों समीकरणों को आप दोबारा लिख लो, 8x + 5y = 9, इसको भाई नंबर 1 डाल लो, और भाई दूसरा था 3x + 2y = 4, इसको भाई नंबर 2 डाल लो। तो भाई प्रतिस्थापन में क्या होता है कि आपको पहले पहचानना है भाई, जो समीकरण आपको थोड़ा सा सरल लग रहा हो, जहां संख्याएं छोटी हैं, पहले आप वहां से शुरू करो। जैसे हम समीकरण नंबर 2 से शुरू करेंगे, देखना कैसे। यहां पे भाई आप लिखना शुरू कर दो कि 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 - 2y, 2y को हम उधर ले गए हैं, अब भाई 3 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 4 - 2y / 3, इस प्रकार से। x का मान निकल आया, x का मान निकाला है 2 से, तो रखोगे कहां 1 में,
तो यहां लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब भाई एक क्या है, एक है 8 और फिर लिखा है x। x की जगह आप रख दो 4 माइनस 2y अपॉन 3, फिर 5y और बराबर 9 तो लिखा हुआ है। सबसे पहले यहां 8 से गुणा मारो, 8 चक्कू 32 माइनस 8 दूनी 16 y। फिर भाई अगर अकेली संख्या बटे में लिखी है तो भाई 3 से बाकी में गुणा कर दो, तो तिपाची 15y और भाई 9 27, ठीक। माइनस 16y 15y तो बचेंगे माइनस के y, 27 और भाई 32 जाएंगे उधर तो ये वाले माइनस के हो जाएंगे। माइनस y बराबर -5, तो भाई y का मान क्या आ गया, 5 आ गया y का मान। तो भाई y का मान क्लियर हो गया। अब आप y का मान यहां उठा के रख सकते हो, यहां पे ज्यादा बेटर रहता है। तो भाई लिख लो x बराबर 4 माइनस 2y अपॉन 3। अब यहां y का मान रख लो, सो x बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3। जहां पे y हो वहां आप 5 रख दो, 4 माइनस 5 दूनी 10 और बटे 3। भाई 4 में से 10 घटाओगे तो माइनस के 6 बचेंगे और बटे 3 है तो 3 दूना 6। तो भाई x का मान क्या आ गया -2, ठीक है। तो भाई एक तरफ हमने लगा दी आपकी ये वज्र गुणन विधि और भाई एक तरफ हमने लगा दी ये प्रतिस्थापन विधि। तो भाई अब आपको तय करना है कि आपको दोनों में से आसान विधि कौन सी लगती है, ठीक है भाई। तो ये है वज्र गुणन, ये प्रतिस्थापन। तो भाई आंसर में आप खुद लिखिएगा कि आपको दोनों में से कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3, ठीक है भाई। तो भाई अभी वीडियो क्या है बहुत लंबा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रश्न नंबर 4 है वह भाई भाषा वाला है, वहां हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे पहले भाषा पढ़ के, फिर भाई हमें हल करना है वज्र गुणन विधि द्वारा। तो भाई उसे हम अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है।